रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 17 में आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो 17 चैप्टर में प्लांट पोर्शन का आखिरी पोर्शन है जिसे हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम जो सवाल अब डिस्कस करने लगे हैं वो है प्लांट हार्मोन्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की है कि प्लांट में जो भी एक्टिविटी होती है वो थ्रू हार्मोन्स के ज़रिए होती है। अब हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर जो मौजूद हैं वो पांच मौजूद हैं। उनमें से जो कैटेगरी है, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हैं, यानी कि जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। उनमें नंबर 1 ऑक्सिन है, जिबरलिन है और साइटोकाइनिन्स है। ये तीन उसके अंदर आते हैं, साइटोकाइनिन, जिबरलिन और ऑक्सिन, जो प्रमोट को बढ़ाएंगे, इसलिए ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है। और कुछ जो सिचुएशन के मुताबिक स्ट्रेस के दौरान, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे हार्मोन, उसमें एब्सिसिक एसिड है और इथीन है। तो हमने बारी बारी इन सब को डिस्कस करना है। तो आपने अब ये बात जहन में रखनी है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स के नाम कौन से, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स के नाम कौन से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन को, जो कि इंडोल एसिटिक एसिड कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है ऑक्सिन का, और पेपर में कई बार ऑक्सिन के बारे में पूछा गया है। ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड कहलाता है। अब पहली बात है, स्टेम में इसका क्या रोल है। ऑक्सिन प्रमोट सेल इनलार्जमेंट इन रीजन बिहाइंड द एपेक्स। अब एपेक्स क्या होती है, पहली बात आप ये समझ लें। देखिए, जो पौधा बढ़ रहा है इस तरह, ये उसकी टिप है, ये उसकी टिप है, इसको वो एपेक्स कहते हैं, क्योंकि यहीं से पौधे ने आगे की तरफ बढ़ना है। और ये उसके सेल्स होते हैं, इसे कहते हैं इन रीजन बिहाइंड द, बिहाइंड एपेक्स के पीछे। अगर यहां पर ऑक्सिन का स्प्रे किया जाए तो सेल इनलार्जमेंट हो जाते हैं, सेल का साइज बड़ा हो जाता है। मतलब कहने का ये कि स्टेम जो है वो लंबाई में बढ़ने लग जाता है तेजी के साथ। और दूसरी बात, प्रमोट सेल डिवीजन इन कैम्बियम। कैम्बियम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को, मतलब कि विड्थ में भी इजाफा होने लग जाता है, चौड़ाई में भी इजाफा होने लग जाता है। अब आ जाते हैं रूट्स के ऊपर। रूट्स में क्या रोल प्ले करता है। इन रूट्स ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ एट वेरी लो कंसंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन समझने वाली बात है। ये कहा जा रहा है जी, रूट्स में जो ऑक्सिन है प्रमोट करता है ग्रोथ एट वेरी लो कंसंट्रेशन, यानी कि ऐसी जगह रूट की जहां पर ऑक्सिन की मिकदार कम होगी, वहां पर ये ग्रोथ ज्यादा करेगा। 16 चैप्टर में भी हमने ये डिस्कस की हुई है बात। और एक इनहिबिट ग्रोथ एट हायर कंसंट्रेशन, जैसे कि जियोट्रोपिज्म है। अब ये मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। देखिए, ये एक रूट की मैंने ब्रांच ली है। रूट ने, आपको पता है, जमीन के तरफ मूव करना होता है, तो ये सारी हम समझ लेते हैं इसके नीचे ग्रेविटी है। अब ये कहा जा रहा है कि जो ऑक्सिन है लो कंसंट्रेशन पर और हाई कंसंट्रेशन पर रिलीज हो रहा है। नीचे वाली साइड पर मैं कहता हूं ऑक्सिन बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज हो रहा है, और ऊपर वाली साइड पर बहुत कम मिकदार में रिलीज हो रहा है। अब इस जुमले को गौर करें। कहा जा रहा है इन रूट ऑक्सिन प्रमोट ग्रोथ। ऑक्सिन वहां पर प्रमोट करवाएगा ग्रोथ को जहां पर लो कंसंट्रेशन होगी, किसकी, ऑक्सिन की, और इनहिबिट करवाएगा ग्रोथ जहां पर हायर कंसंट्रेशन। अब नीचे हायर कंसंट्रेशन, ऊपर लोअर कंसंट्रेशन है। तो अब जब ऊपर लोअर कंसंट्रेशन है तो सेल साइज में बड़े होने लग जाएंगे। और आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जिस तरफ लो कंसंट्रेशन होती है वहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है, और वो उसके ऑपोजिट मुड़ता है,
या आपने 16 चैप्टर में भी मूवमेंट में पढ़ा है। तो ये जो रूट है, क्योंकि ग्रोथ ऊपर वाली साइड पे हो रही है और ये ग्रेविटी जमीन के नीचे है, तो ये इस तरह नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म। जियो कहते हैं जमीन को, ट्रोपिज्म मुड़ना। जिस तरफ ऑक्सीजन कम मिकदार में रिलीज हुआ है वहां ग्रोथ ज्यादा होगी, और ग्रोथ ज्यादा होने से उसका जो मुड़ना है, रूट की मूवमेंट है, वो ऑपोजिट होगी, इसलिए उसे जियोट्रोपिज्म। तो जियो का मतलब जमीन की तरफ आ रही है, ट्रोपिज्म का मतलब मुड़ना होता है। और इट इनहिबिट ग्रोथ इन हायर, और यहाँ पे नीचे हायर कंसंट्रेशन में थी, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ कम हो रही है, इसलिए ऊपर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, वो ऑपोजिट टर्न कर रहा है। तो ये हमारा इन रूट्स हो गया। शूट में देख लेते हैं। अच्छा, ये पॉइंट रह गया, इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ रूट्स फ्रॉम कटिंग एंड कैलिसिस। कट लग जाए, कैलस हो जाए, आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, कोई जख्म वगैरह लग जाए तो उसको भी ये क्या करता है, वहां पे ग्रोथ करवाता है, यानी कि उस कैलस को खत्म करता है और ग्रोथ करवाना स्टार्ट करता है। शूट के अंदर इट प्रमोट बड इनिशिएशन इन शूट बट सम टाइम एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन्स, ये हार्मोन है, अभी पढ़ना है हमने, एंड आर इनहिबिटरी होता है। अब ये गौर से समझनी है बात। यहां कहा जा रहा है इट प्रमोट बड इनिशिएशन इन शूट। अब ये एक शूट है, वहां से बड निकलते हैं, वो लीफ के भी हो सकते हैं, वो फ्लावर्स के भी हो सकते हैं। ठीक हो गया बात। एक तो ये प्रमोट करेगा ताकि यहां से जो है वो लीव निकले या फ्लावर निकले, जो भी है, ये इनिशिएट करवाएगा उसको। दूसरी बात ये क्या करेगा, बट सम टाइम एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन्स फैलाव में मदद करता है। ये बात ज़हन में रखना, यानी कि दरख्त को, पौधे को फैलाता है, जबकि ऑक्सीजन लंबाई के रुख ज्यादा करता है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ एंटागोनिस्टिक। ये फैलाएगा नहीं, फैलने को रोकेगा, और बल्कि लंबाई में लेकर जाएगा ऑक्सीजन, इसलिए लिखा हुआ है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल कहते हैं लंबाई के रुख, डोमिनेंस का मतलब लंबाई के रुख ग्रोथ ज्यादा होगी, एपिकल डोमिनेंस। तो यहां पर इसलिए लिखा हुआ है ऑक्सीजन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ग्रोथ ज्यादा ऊपर की तरफ होगी, लेंथ वाइज ज्यादा होगी। एंड फ्रूट ग्रोथ, और फिर फ्रूट को ग्रोथ करने में मदद देता है। दे कैन सम टाइम इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। कार्पी कहते हैं फ्रूट को, और पार्थिनो कहते हैं फॉल्स। आमतौर पर आप देखते हैं कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट में, वो मेल और फीमेल पार्ट से होती है। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। एंथर होता है और ओवरी वगैरह होती है, तो उनसे जाके मिलता है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन या तो करवाया जाता है या किसी तरह हो गया, उससे जो फल उगते हैं उसमें भी ये मदद करता है। उसके बाद लीफ सेनेसेंस। अब इसका मतलब है ऑक्सीजन डिले लीफ सेनेसेंस एजिंग, यानी कि इन अ फ्यू स्पेशीज गिरने से बचाता है। लीफ को, फल को गिरने से, यानी कि खराब होने से भी कह सकते हैं आप, खराब होने से, जल्द बूढ़ा होने से ये बचाता है। इसे कहते हैं लीफ सेनेसेंस और एजिंग कहते हैं इसको फ्यू स्पीशीज में। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद इनहिबिट एब्सिशंस। एब्सिशन का मतलब होता है कि ये रोकता है पत्तों को, फलों को गिरने से, वक्त से पहले गिरने नहीं देता, पत्तों को और फलों को गिरने नहीं देता। अब आज एक कमर्शियल एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी कि क्या फायदे हैं इसके। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन या इंडोल एसिटिक एसिड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने समझनी है पहले। डिस्कवरी ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, लेड टू द सिंथेसिस ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द कंपाउंड बाय केमिस्ट। जब फलों के जूस से ऑक्सीजन यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड को तलाश किया गया, तो उसी के फार्मूले को यूज कर बड़े पैमाने पर केमिस्ट ने केमिकल्स यानी कि इसी तरह के हार्मोन्स बनाने शुरू कर दिए, कंपाउंड्स, इसी तरह के कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया, यानी कि हार्मोन बनाना जो कि सिंथेटिक थे, जो लेबोरेटरी में बनते हैं। अब लेबोरेटरी में जो बनते हैं उनका फायदा क्या है? नंबर 1 एडवांटेज, जो नेचुरल ऑक्सीजन है जो फ्रूट में पाया जाता है,
एक तो उनको जूस से निकालना बहुत मुश्किल है, यानी कि अगर हम एक जूस पी रहे हैं, अगर एक जूस है फ्रूट का, तो उसमें से ऑक्सीजन को निकालना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ये कहा जा रहा है द सिंथेटिक ऑक्सीजन जो लेबोरेटरी में बनते हैं वो इकोनॉमिकल है, वो सस्ते हैं, वो महंगे नहीं है, वो आसान है देन इंडोल एसिटिक एसिड टू प्रोड्यूस एंड ऑफन मोर एक्टिव। और ये जो हम पैदा करवा रहे हैं लेबोरेटरी में, ये ज्यादा एक्टिव है, यानी कि नेचुरल से ज्यादा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि प्लांट जनरली डू नॉट हैव नेसेसरी एंजाइम टू ब्रेक देम डाउन। ये बात आप समझें, क्योंकि प्लांट्स के पास वो हार्मोन ही नहीं है जो नेचुरली लेबोरेटरी में बने हुए ऑक्सीजन को तोड़ सके। लेकिन जो नेचुरल ऑक्सीजन है या इंडोल एसिटिक एसिड है, इसको एंजाइम तोड़ते भी रहते हैं और बनाते भी रहते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक लेबोरेटरी में बनते हैं उसको जो एंजाइम होते हैं वो तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए वो ज्यादा कारआमद होते हैं, इसलिए वो ज्यादा यूजेबल होते हैं। इसलिए ये आपको ये पॉइंट बताया गया है। अब जो सिंथेटिक लेबोरेटरी में बने हैं वो कौन कौन से हैं ऑक्सीजन, और उनके इस्तेमालात क्या हैं। सबसे पहले है NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपानोइक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये बात 3 यानी कि हमें बताए गए हैं जो लेबोरेटरी में तैयार किए जा रहे हैं। अब हम इनके फंक्शन देख लेते। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ चुका है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में ऑक्सीजन के बारे में बहुत दफा सवाल पूछा जा चुका है। NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इट स्टिमुलेट फ्रूटिंग, ये फ्रूट को स्टिमुलेट करता है, फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। एंड हेल्प इन सेटिंग ऑफ द फ्रूट, और फ्रूट की सेटिंग कराता है, यानी कि फ्रूट को गिरने नहीं देता, फ्रूट के एक टाइम में जाकर यानी कि गिरने देता है, उससे पहले ही उसको होल्ड करके रखता है, उसको अच्छी तरह फ्रूट सेटिंग करवाता है, उसके अंदर तमाम खसूसियात लेके आता है जो एक फ्रूट के अंदर होती है। सम टाइम विदाउट पोलिनेशन, बाज का अभी मैंने बताया पोलिनेशन के बगैर, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी ये होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। कार्पी फ्रूट को कहते हैं, पार्थिनो फॉल्स को कहते हैं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फल का पकना उसे हम पोलिनेशन कहते हैं, विदाउट पोलिनेशन। उसके बाद इंडोल प्रोपानोइक एसिड का भी वही फंक्शन है जो कि नेफ्थलीन एसिडिक एसिड का है। इसके बाद 2,4-D, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। 2,4-D, व्हाट इज 2,4-D? पहले तो इसको नाम याद रखें। 2,4-D का मतलब डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, अक्सर बच्चे ये नाम ही भूल जाते हैं। तो इन दोनों का फंक्शन सेम है, इसका डिफरेंट है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये लेबोरेटरी में बना हुआ ऑक्सीजन है, उसका नाम है 2,4-D। इट इज वीड, सेलेक्टिव वीड किलर। अब सेलेक्टिव वीड क्या है? वीड कहते हैं जड़ी बूटी को। अब ये कौन सी जड़ी बूटी को किल करता है? उसको किल करता है जिसके पत्ते बड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्स, जैसे कि डाइकॉट्स। डाइकॉट स्पीशीज के पत्ते बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो गंदुम, चावल, मकई वगैरह की फसलें होती हैं, इनके पत्ते बड़े क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। जैसे आप घास को देख लें, घास के पत्ते देख लें, बारीक होते हैं। अगर वहां पर कोई बड़ा पत्ता डाइकॉट उगना शुरू हो जाए, प्लांट्स, परिंदों की वजह से पॉलिनेशन हो गई या किसी वजह से पॉलिनेशन हो गई, जैसे गार्डन में आप देखें तो घास के साथ साथ बड़े बड़े पत्ते भी निकले होते हैं, तो वहां पर इसका स्प्रे किया जाता है। यहां भी ये लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू सीरियल क्रॉप्स एंड लॉन टू एलिमिनेट वीड्स। ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? 2,4-D सीरियल क्रॉप्स में, अनाज की फसलों पर, ताकि ये बड़े बड़े पत्ते वहां पे ना उग सके, जो नुकसान पहुंचाएंगे उनको। और लॉन वगैरह में अगर आप देखें, घास लगी हो घर में, तो आप बताओगे वहां पे बड़े बड़े पत्ते भी साथ निकल रहे होते हैं, कोई जड़ी बूटी भी उगाती है साथ, तो वहां पर इनका स्प्रे किया जाता है ताकि इनको, जड़ी बूटी को खत्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। दूसरी बात, इट इनहिबिट्स स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। अक्सर आप घर में आलू लेकर आए, कुछ दिनों के बाद आप देखें तो आलू की जो पोटैटो आइज जिसे हम कहते हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि पोटैटो आइज, जैसे कि इस तरह पोटैटो आइज निकल जाती हैं, फिर उसमें से उसकी ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं ऐसे। अगर आप घर में कुछ दिन आलू को
रख लें, ये इस तरह की कंडीशन आलू की होने लग जाती है। लेकिन जो स्टोर किया हुआ आलू होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन का स्प्रे किया जाता है और 2 से 3 साल तक आलू को स्टोर किया जा सकता है। स्प्राउटिंग का मतलब पोटैटो आइज नहीं निकलती, इसे कहते हैं पोटैटो आइज, आंखें नहीं निकलती आलू की, यानी कि उसमें से ब्रांचेस नहीं निकलती, आलू खराब नहीं होता अगर आप उसके ऊपर क्या है स्प्रे कर दें ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन जिसका नाम है 2,4-D, जो लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो एक तो ये बात समझ आ गई कि वीट किलर है, ये डाइकॉट को मारता है जो सीरियल क्रॉप्स में या लॉन में उगाती हैं। और दूसरा बात पोटैटो आइज या पोटैटो खराब होने से या उनकी जड़ें पोटैटो में जो निकलती है उसको रोकता है। और तीसरा इट आल्सो प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, और ये जो कच्चा फल होता है रिटार्ड एब्सेशन का मतलब उसको गिरने नहीं देता, उसको कच्चे फल को गिरने नहीं देता, उसमें भी मदद करता है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 2,4-D है, ये आपने कर लेना है। ये पहला हार्मोन हमारा हो गया। सेकंड हार्मोन है जिसे हम कहते हैं जिबरलिन। उसी पीछे वाली टर्म्स को आपने याद कर लेना है, मिलती जुलती बातें आएंगी, तो अगर आपको मिलते जुलते पॉइंट मिले दोनों के तो आपने एक साइड पे लिख लेने हैं, तो इस तरह आपको आसानी हो जाएगी कि दोनों में ये पॉइंट आए हुए हैं। तो वही पुरानी बात इसमें भी आएगी, जरा समझने वाली बात है इसके अंदर। दे प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम फंगल कल्चर। अब ये फंजाई से हासिल हुआ है। जिबरलिन को नाम क्यों दिया गया? एक फंजाई है जो राइस प्लांट पे इफेक्ट करती है जिसका नाम है जेबरीला फ्यूजिकोरी। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ये फंजाई से जिबरलिन बनाया गया, कल्चर किया गया इस फंजाई को, जेबरीला फ्यूजिकोरी। उस फंजाई को राइस प्लांट से लिया गया और उसको लेबोरेटरी में पैदा करवाया गया फंजाई को, उस फंजाई से ये हार्मोन हासिल किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये जेहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पेपर में बहुत दफा आया है कि जिबरलिन प्रोड्यूस कमर्शियली बाय वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई किससे बनता है? तो आपने फंजाई पर टिक कीजिएगा। फंक्शन देख लेते हैं इसके। सेल को इनलार्जमेंट करता है जो कि ऑक्सीजन भी कर रहा था। बिहाइंड द एपेक्स, ये साइज में पौधा बड़ा हो रहा है, ये उसका एपेक्स है। जिबरलिन आल्सो प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। अगर स्प्रे किया जाए पौधे पर तो सेल के साइज बड़े होने लग जाएंगे जिससे ग्रोथ लंबाई में इजाफा हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये मदद करता है, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ये वही काम करते हैं। सेल डिवीजन, जिबरलिन आल्सो प्रमोट सेल डिवीजन एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन यानी कि लंबाई के रुख जो ग्रोथ होती है उसे एपिकल मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम आपको पता है अ ग्रुप ऑफ द टिश्यू होता है। ऐसे सेल जो टिश्यू बनाते हैं उनमें बड़ी ही सलाहियत होती है डिवाइड होने की, पोटेंशियली डिवाइड होने की बड़ी सलाहियत होती है, मेरिस्टेम उसे कहते हैं। और ये मिच्योर और डेवलपमेंट करवाने में मदद करती है। अब ये आपके लिए थोड़े से एक नई बात आएगी, बोल्टिंग, इनलार्जमेंट ऑफ द इंटरनोड। साइज में किस चीज को बड़ा कर देना वो अभी मैं बताता हूं आपको। जिबरलिन प्रमोट बोल्टिंग, जैसे कि इनलार्जमेंट ऑफ इंटरनोड्स ऑफ सम रोसिटी फॉर्मेशन प्लांट्स। ये बात आपने जेहन में रखनी है, जो जिबरलिन है वो प्रमोट करता है बोल्टिंग को, बोल्टिंग को प्रमोट करता है। अब बोल्टिंग क्या चीज है? इनलार्जमेंट ऑफ द इंटरनोड्स ऑफ सम रोसिटी फॉर्मेशन प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे हैं ये, जैसे कि आपने रोज को देखा होगा, ये पौधे इसी तरह जमीन पर लगे होते हैं जैसे रोज लगा होता है, इस तरह ये जमीन के ऊपर लगे होते हैं। ये पौधे जैसे रोज गुलाब का फूल होता है उसी शेप में जमीन के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जब सीजन होता है, जब ये तैयार हो जाते हैं, पौधे पक जाते हैं, तो इनको काटना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से इनलार्जमेंट ऑफ द इंटरनोड, तो इनलार्जमेंट का मतलब साइज में बड़ा कर देना। जब इसके ऊपर जिबरलिन को हम स्प्रे करेंगे तो इसका तना जो होगा वो साइज में बड़ा हो जाएगा, तो जमीन से ऊपर हो जाएगा और फिर इसको काटना जो होगा वो आसान हो जाएगा। इसको हम बोल्टिंग कहते हैं।
तो यहां पर यही बात लिखी गई है, जिबरेलिन्स प्रमोट बोल्टिंग, इनलार्जमेंट ऑफ द इंटरनोड। ये जो आपस में मिले हुए हैं इसे इंटरनोड कहते हैं। सम रोसिटी फॉर्मेशन यानी कि प्लांट्स, तो ये बड़ा हो जाता है साइज में, तो इसको काटना आसान हो जाता है जब सीजन ऑफ होता है, यानी कि जब ये तैयार हो जाते हैं पौधे। उसके बाद है लीफ ग्रोथ एंड फ्रूट ग्रोथ। तो जिबरेलिन प्रमोट करता है लीफ ग्रोथ, लीफ को बढ़ाता है, फ्रूट को भी बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। बड इनिशिएशन, जिबरेलिन पर वही बात है जो ऑक्सीजन में पड़ी है। बड इनिशिएशन शूट, शूट के अंदर ये बड फूल का भी हो सकता है, बड पत्ते का भी हो सकता है। और यहां पर क्राइसैंथेमम कैलस यानी कि गुले दाऊदी के पौधे के अंदर ये खास तौर पर उसकी शूट में क्या है, ये बड इनिशिएशन को प्रमोट करता है। पार्थिनोकार्पी क्या है, ये अभी बढ़ चुके हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी कहलाती है। विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी फल का बनना उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं, और कार्पी फ्रूट को कहते हैं, पार्थिनोफाल्स को। जिबरेलिन्स में इंड्यूस, जिबरेलिन भी क्या करती है, पार्थिनोकार्पी करवाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन करवाती है। तो बहुत सारे पॉइंट ऑक्सीजन के साथ इसके मिलते हैं क्योंकि ये भी ग्रोथ प्रमोटर है। एपिकल डोमिनेंस, इन एपिकल डोमिनेंस गिबरेलिन्स एनहांस एक्शन ऑफ द, ये भी क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस लंबाई का रूप जो होता है पौधे की लेंथ को इजाफा करता है, जैसे कि क्या करता है ऑक्सीजन भी ऐसे ही करता है। उसके बाद सीड डोरमेंसी। अब ये डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि एक बीज अभी वो नींद में है, मतलब कहने का ये उसके लिए मौसम फेवरेबल नहीं है, वो डोरमेंट हो गया, इनएक्टिव आप जिसे कह सकते हैं, इनएक्टिव, कि उसमें से पौधा नहीं निकल सकता, सीड डोरमेंसी। लेकिन जब जिबरेलिन्स का स्प्रे उसके ऊपर किया जाता है पौधे बीज के ऊपर या बड के ऊपर, तो ये डोरमेंसी को ब्रेक तोड़ देता है और बीज में से क्या होता है, पौधा निकल आता है, ठीक है। या शूट से जो होता है वो पत्ता निकलना शुरू हो जाता है, शूट से पत्ता निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बताने का आपको मकसद है यहां पर। डोरमेंसी का मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव फेज, जब उसके लिए फेवरेबल नहीं है कंडीशन। सब्स्टिट्यूट बाय फॉर रेड लाइट, ये मुतबादिल है रेड लाइट का। अब रेड लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये लॉन्ग वेव लेंथ है, लॉन्ग वेव लेंथ है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसे पूरा सवाल। और दूसरा ये क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो। तीसरा ये हीट भी ज्यादा प्रोवाइड करता है। अब समटाइम जिबरेलिन्स में सब्स्टिट्यूट मुतबादिल होती है फॉर रेड लाइट। रेड लाइट करती क्या है, रेड, देयरफॉर जिबरेलिन प्रमोट फ्लावरिंग इन द रेड लॉन्ग डे प्लांट। ये हमारा पूरा सवाल आएगा चैप्टर नंबर 18 में। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब होता है जब दिन लंबे होते हैं, तो जब दिन लंबे होते हैं जिबरेलिन प्रमोट करता है क्या, फ्लावरिंग, फूल आना किसके अंदर, लॉन्ग डे, और इनहिबिट करता है शॉर्ट डे प्लांट के अंदर। डिले इन लीफ सीनेसेंस यानी कि खराब नहीं होने देता पौधे को या बुरा नहीं होने देता, एजिंग कहते हैं बेसिकली हम इसको। जिबरेलिन कॉजेज डिले इन लीफ सीनेसेंस इन अ फ्यू स्पीशीज, कुछ स्पीशीज के अंदर ये पत्तों को बुरा नहीं होने देता। उसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। कमर्शियल एप्लीकेशन, फ्रूट सेटिंग, जिबरेलिक एसिड, पूरा नाम अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जिबरेलिक एसिड प्रमोट फ्रूट सेटिंग, वो भी फ्रूट सेटिंग को प्रमोट कराएगा किसके अंदर, टैंगरीन्स के अंदर यानी कि संतरे के अंदर, एंड पेयर नाशपाती के अंदर, एंड आर यूज फॉर ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स, और इस्तेमाल होता है ग्रोइंग उगाने में सीडलेस ग्रेप्स, ऐसे अंगूर जो कि क्या होते हैं, बीज के बगैर होते हैं, पार्थिनोकार्पी भी कहते हैं हम इसको, विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं। एंड आल्सो इंक्रीज द बेरी साइज। अब बेरी साइज का मतलब होता है एक छोटा बेरी, एक फल होता है, उसके साइज जितनी अगर कोई चीज हो, अगर उसके ऊपर जिबरेलिन एसिड का या जिबरेलिक एसिड का स्प्रे किया जाए तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं इंक्रीज बेरी साइज। यानी कि टमाटर जैसे कि मिसाल के तौर पर, क्योंकि टमाटर बगैर गुठली के
बगैर गुठली के फल है। तो ये साइज को बड़ा करने के लिए होता है बेसिकली। उसके बाद ब्रोइंग इंडस्ट्री यानी कि शराब बनाने वाली इंडस्ट्री में बहुत ही ये इस्तेमाल होता है। जिबरलिक एसिड 3 यानी कि जिबरलिक एसिड ए भी है, जिबरलिक एसिड A1 भी है, जिबरलिक एसिड A2 भी है, A3 भी। A3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिबरलिक एसिड 3 इज़ यूज इन ब्रोइंग इंडस्ट्री, वो शराब के सनतों में इस्तेमाल होती है टू स्टिमुलेट अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन बेयरली। बेयरली कहते हैं जौ को। आपको पता है जौ से शराब बनती है, जौ के बीज से। जौ के बीज पर अगर हम स्प्रे करें जिबरलिक एसिड A3 का यानी कि GA3 का, तो उसके ऊपर स्प्रे करने से यानी कि बेयरली के ऊपर स्प्रे करने से एक एंजाइम प्रोड्यूस हो जैसे अल्फा अमाइलेज, क्योंकि बेयरली में जो फूड स्टोरेज होती है वो स्टार्च होती है, और जब इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है जिबरलिक एसिड 3 का तो स्टार्च को तोड़ा जाता है इस एंजाइम, क्योंकि जिबरलिक एसिड A3 इस एंजाइम को पैदा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उस एंजाइम के पैदा होने से स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज में, ये इस प्रोसेस को माल्टिंग कहते हैं, क्योंकि माल्टोज ओलिगोसैकेराइड है, ये आपको पता है। और माल्टोज के बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर आगे शराब वगैरह बनती है। उस प्रोसेस को हम ब्रोइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। अब आ जाए इंप्रूव स्टोरेज लाइफ। अब ये जिंदगी को बढ़ाता है। टू डिले राइपनिंग एंड इंप्रूव स्टोरेज लाइफ ऑफ बनानास एंड ग्रेप्स फ्रूट। अक्सर आप देखें, आप घर में बनाना या ग्रेप्स लेके आए, वो चंद दिनों बाद खराब हो जाते हैं, 1-2 दिनों बाद खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से इनको कच्चे तोड़ लिया जाता है, बनानास को, ग्रेप्स फ्रूट को, और इनको स्टोर कर लिया जाता है और इनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। और वक्त आने पर क्या है, इनको क्या किया जाता है, दोबारा इनको पका लिया जाता है। यानी कि काफ़ी अर्से तक हम केले को या ग्रेप्स फ्रूट को काफ़ी अर्से तक हम स्टोरेज कर सकते हैं, इनकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं अगर हम इसका स्प्रे करें तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक छोटा सा सवाल है ऑक्सन का और जिबरलिन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमने इसके अंदर डिस्कस की है। तो नेक्स्ट हम एक और ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन साइटोकाइनिन्स पढ़ेंगे, और नेक्स्ट 2 जो है ग्रोथ इनहिबिटर पढ़ेंगे हम हार्मोन्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।